भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से नॉर्वे के लोग भारत के प्रधानमंत्री को भगोड़ा कह रहे होंगे। क्या? अब ये बात हम लोगों को मालूम है ना कि भगोड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बचपन में घर से भाग गए, शादी की गई तो शादी के बंधन से भाग गए, देश अभी आर्थिक संकट में है तो हम लोगों को कहेगा कि डीजल पेट्रोल बचाओ, खुद हवाई जहाज लेकर विदेश भाग गए और जहां भागे वहां प्रश्न पूछा गया तो उस प्रश्न से भाग गए, थूथू करवा ली और प्रश्न कुछ नहीं था। सुनिए आप। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब इसमें मैं इस महिला पत्रकार को भी गलती मानता हूँ। ये हेली लिंग है, ये नॉर्वे की पत्रकार है। पहली गलती ये है कि वहां पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम नहीं था भाई। वो तो दो राजनेता मिल रहे थे, मिलने के बाद उनको वहां से निकलना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वादा नहीं था तो तुमको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। दूसरा, कम से कम बैठा के तो प्रश्न पूछते। हाँ, अगर तुम उनको बैठा के प्रश्न पूछती तो वो जरूर बताते तुमको और इस सवाल का उत्तर देते इस प्रकार से। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। अरे ये वाला नहीं, वो वाला लगाओ ना। You are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। वो इसी प्रकार के जवाब देते, ज्यादा जवाब की उम्मीद इनसे नहीं कर सकते हो। और अगर तुमको और ज्यादा डेंजर सवालों के जवाब चाहिए तो फिर आप इनसे जवाब लो। ये इस प्रकार के उत्तर देते हैं। अमित भाई बताना आप क्या बोलते हैं इनसे? इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना। ये मैडम हमारा इंडिया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक गलती यहाँ प्रधानमंत्री की मुझे लगी, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हुई हो प्रभु, लेकिन तुम जाते जाते अपने ही अंदाज में इस प्रकार से जवाब दे देते। ओह माय गॉड! अरे इतना ही कर देते तो ये लोग खुश हो जाते कि चलो कम से कम अंग्रेजी तो बोल रहे हैं। ओ माई गॉड, मेरे गॉड का नाम ले लिया तुमने। ओह माय गॉड! ओ माई गॉड बोल दिया है तो अब अल्लाहू अकबर भी बोल दीजिए, क्योंकि हमें तो क्लियर हो चुका है कि तुम्हें अब मुस्लिमों से दिक्कत तो है नहीं है। अब जहां भी तुम्हें मुस्लिम दिखता है कुछ इस प्रकार से गाना गाते हो। गले ही क्यों लगा रहे हो, चुम्मी भी कर लो प्रभु। तो खूब उड़ो, लेकिन उड़ते उड़ते ऐसे देशों में मत पहुंचो जो प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हो, दोस्ती हो या मेहमान नवाजी बराबर वालों से करनी चाहिए। हम 157 नंबर पे खड़े हैं प्रेस फ्रीडम में, तो वहां पहुंच गए जो 1 नंबर पे हैं तो वो ये दौड़ ना पूछेंगे कि हम काटे खाते हो कि चूस के खाते हो। वहां तुम्हें भागना ही पड़ेगा। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इसलिए उड़ते उड़ते ऐसे देशों में जाओ जहां ये प्रश्न पूछे जाते हों, जहां धर्म की बातें की जाती हों। और वैसे भी पाकिस्तान से हमें संबंध मजबूत करने चाहिए, क्योंकि अब कोई आतंकवादी देश तो रहा ही नहीं है, ऐसा रक्षा मंत्री ने कहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। और आरएसएस के नेता भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए। Our Prime Minister now and so invited Pakistan head at the time of taking oath. Then he dropped himself in the wedding ceremony of the Pakistan's leader. सबको दिख रहा है कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि भारत पाकिस्तान से बात करे, और अमेरिका जो कहेगा हम वही करेंगे, क्योंकि हमारा महामानव तो अमेरिका के पूरी तरह कंट्रोल में है। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है प्रभु, बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। और तुम सच में चौकीदारी निकले हो, किसी की भी चौकीदारी करने लगते हो। अकड़ के एक बार खड़े हो जाओ, वे संप्रभु देश है, हम जैसे चाहे वैसे चलेंगे। अकड़ना तो छोड़ो, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए इस पत्रकार ने सवाल क्या पूछा, भागने लगे। इनका नाम हेली लिंग्स है, नॉर्वे की पत्रकार हैं। भारत की महिला पत्रकारों से कहना चाह रहा हूँ जो विष कन्या की तरह 5-5 किलो का लेप लगा के बैठ जाती हैं, ये होते हैं बिना मेकअप के भी पत्रकार हो सकते हैं दीदी। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि 5 किलो मेकअप लगा के आके बैठ गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ ये है मोदी जी की इस घटना के बाद केवल नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं हुई है, पूरे भारत की बेइज्जती हुई है। और कोई भी व्यक्ति जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध भारत से है, इस घटना के बाद अगर वो बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूं, ना तो वो भारतीय है और ना ही वो देशभक्त। वो 100% कोई अंधभक्त ही होगा। इस घटना से केवल नरेंद्र मोदी जी आपकी बेइज्जती थोड़ी ना हुई है। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जाते जाते ही सही उसको यही कह जाते कि भाई बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपके सवालों के जवाब लिए जाएंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन भगोड़ों की तरह भागकर पूरे नॉर्वे में भारत का नाम बदनाम कर दिया। अभी एक क्लिप पूरी दुनिया देख रही है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? वो दुनिया देख रही जिसने भारत को बहादुरों का देश कहा था, और था भारत बहादुरों का देश।
भारत के इन महान आत्माओं ने जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में, यहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है ना, वो कभी समस्याओं से भागे नहीं है। ये तो छोटा मोटा सवाल रहा होगा। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर जी, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, कितनी बड़ी बड़ी महान आत्माएं रही हैं। वो महान आत्माएं उस विपरीत समय में, उस मुसीबत में अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागे। तुम छोटे सवाल को पीठ दिखाकर भागकर पूरी दुनिया में भारत को तुम ये दिखा के चले आए कि जिस देश का मुखिया एक सवाल का सामना नहीं कर पा रहा है, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, रोककर जवाब देकर तो जाते। कि दुनिया के नेता ऐसा करते नहीं है। जिसके दबाव में ये देश चल रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो तो कभी भी किसी भी स्थिति में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहता है। कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाओ। हम लोगों को इस लायक तो छोड़ दो प्रभु कि कहीं दुनिया में जाएं तो कोई मुंह पर ये नहीं कह पाए कि तुम्हारा मुखिया सवालों का जवाब नहीं दे पाया, भाग गया। कम से कम भगोड़ों का मुखिया तो ना कहलाओ। ऐसे भारत में नीट का पेपर लीक हुआ, तुम जवाब नहीं दे पाए, भाग गए। मणिपुर जल रहा है, तुम वहां जवाब नहीं दे पाए, भाग गए। देश संकट में था, तुम साथ नहीं खड़े हो पाए, भाग गए। कब तक भागोगे मोदी जी? ये कोई मैराथन दौड़ना है कि भागो हम आपके पीछे आपकी तारीफ करते हुए भागें। ये देश लोकतंत्र का है, आलोचना से चलेगा। आपकी उपलब्धियों को सलाम है, लेकिन उस सलामी का हम करेंगे क्या? 32 देशों ने आपको अवार्ड दिया है, उस अवार्ड का हम करेंगे क्या? जब दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है और देश में संकट खड़ा हुआ है, हम गैस के लिए पेट्रोल की लाइन लगा रहे हैं, तो दुनिया को क्या पता है हमारे पास 32 अवार्ड हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ये बेइज्जती हुई है ना, उसमें हम जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें आदत हो गई है, हमें लगता है अगर नहीं जवाब दे रहे हैं कोई बात नहीं, 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बात नहीं, उसका इम्पैक्ट अब समझ में आ रहा है। अगर यहीं से इनको हैबिट डलवा के भेजते ना तो ये बेइज्जती नहीं होती। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम मीडिया के बहकावे में आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरी तरह दलाली में फंस चुकी है, अगर उसको बायकॉट कर दिया जाए, उनको देखना बंद कर दिया जाए, उनको टीआरपी मिलना बंद हो जाए, तो वो लाइन पे आ जाए, वो लाइन पे आ जाएंगे, देश वैसे ही लाइन पे आ जाएगा। अगर ऐसे तीखे सवाल पूछे जाएं तो ये नेता अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और देश में जो अव्यवस्था फैली दिख रही है वो ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं कह सकता कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो पूरी तरह से असफल हैं। उन्होंने अपने समय के हिसाब से जो काम किए हैं वो सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो इम्पैक्ट हो सकता था, जो कार्रवाई की जा सकती थी, जो प्रोसेस हो सकती थी, वो नहीं किया गया है। उसके लिए उनको ये आलोचना सुननी पड़ेगी। अच्छा, जो ये प्रश्न पूछा था इस पत्रकार ने, इसके जवाब के लिए भारत ने जवाब भी दिया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मुझे एक नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से तुम रूड होकर उसको जवाब दे रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि तुम खिसिया रहे हो। ये बात सही है कि हमारा देश है, हम संप्रभु हैं नाम के लिए, वो तो मालूम है अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, तो हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे। लेकिन वहाँ हमें ऐसे हैंडल करना था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने अगर जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हमारे पास हैं। लेकिन उन सवालों को हम क्या करें जिनका जवाब एक्चुअली है ही नहीं। उसने स्पष्ट पूछा है कि प्रेस फ्रीडम में जो इंडिया की ये हालत है, उस हालत को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मानवाधिकारों के उल्लंघन जो हो रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रश्न पूछना जायज भी था। जिस प्रकार से इस देश में इंस्टाग्राम बंद हो रहे हैं, जिस प्रकार से फेसबुक बंद किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल डाउन किए जा रहे हैं जो सरकार की बुराइयां करते हैं, तो कैसे माना जाए कि देश फ्रीडम में आगे स्पीच के लिए? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए, तो इसका मतलब मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और जिस देश में तुम बैठे हो वहां टॉप पे ये सब चीजें हैं, वो प्रश्न पूछेंगे, तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए था। पर जवाब देने के बजाय खिसिया रहे हैं ये लोग। सुनिए। Let me, you ask me a question. You ask me a question. You ask me a question, let me answer. You ask me a question, let me answer. Okay? अरे भाई, इसमें खिसियाने की जरूरत क्या थी? प्रश्न पूछा था कि हमें भारत पे भरोसा क्यों करना चाहिए, एक जवाब देते, क्योंकि भारत में मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है, तो भरोसा करना भी मुमकिन है। क्या 12 साल में मोदी जी इतना भी नहीं कर पाए कि एक लाइन में सेंटेंस को खत्म किया जा सकता था? लेकिन महाभारत सुना रहे थे। और जो तुमने बताया है भारत पर भरोसा करने वाली बातें, वो पहले हुआ करती थी, मोदी जी के आने के बाद वो खत्म हो गई हैं। और खिसियाने तक तो ठीक था, जो इन्होंने उत्तर दिए ना, उत्तर में वो चीजें शामिल हैं जो भारत में है ही नहीं। उसने प्रश्न पूछा कि भारत पर भरोसा क्यों किया जाए, तो जवाब दे रहे हैं कि भारत पास महात्मा गांधी है। Mahatma Gandhi, peaceful way, peaceful, non-violent. That is why. कौन सा महात्मा गांधी भारत में बचा है, मुझे बता दो। नाथूराम गॉडसे की जिंदाबाद करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जिसने महात्मा गांधी को मारा था, उस विचारधारा के लोगों का जन्म हो चुका है, तो महात्मा गांधी तभी मर गया। और नहीं मरा, बच्चे कुछ ही कसर रह गई थी, तो इस साध्वी का वीडियो देख लीजिए। तो ये लोग मर गया महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी मर चुका है, उसकी विचारधारा मर चुकी है, उसके मारने वालों की विचारधारा सड़कों पे पैर रही है, उस महात्मा गांधी का सहारा लेकर तुम विदेश में अपनी छवि बचा रहे हो। बचाव में उन्होंने दूसरा तर्क यह दिया कि भारत पे भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता है। And we are proud.
that we are a civilizational country of 5,000 years old. कौन सी प्राचीन सभ्यता बची हुई है भारत में? अरे वो मणिपुर जिसकी तुम बात कर रहे हो 2 साल से धधक धधक के जल रहा है, तुम झांकने तक नहीं गए हो। जिस प्राचीन सभ्यता का तुम हवाला देकर विदेशों में देश की इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे हो, वो जल के राख हो चुकी है। और तीसरा तर्क यह दिया गया कि हमारे देश के ऊपर इसलिए भरोसा करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। So India has a constitution, which I'm sure that some of you are aware of. It was established immediately after our freedom struggle. किस संविधान की बात कर रहे हो बाबू? ये संविधान जो 22 लाख बच्चों का पेपर लीक होने पर नहीं रोक पाया, पिछली साल भी पेपर लीक हुआ था, उनको सजा नहीं दे पाया, दिन दहाड़े 22 लाख बच्चों के अधिकारों को छीन लिया गया, उस संविधान का हवाला दे रहे हो। संविधान में तो कर्तव्य का निर्वाह भी लिखा हुआ है, नागरिक का भी कर्तव्य होता है, राज्य का भी कर्तव्य होता है। तो क्या प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं था कि अगर तुम परीक्षा पे चर्चा करने की इच्छा रख सकते हो तो पेपर लीक होने के बाद तुम्हारा ये कर्तव्य था, कम से कम सिंगल ट्वीट करके तो जाते, बच्चे लोग परेशान मत होना, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। एक सिंगल ट्वीट नहीं कर पाए देश का प्रधानमंत्री, लेकिन परीक्षा पे चर्चा पे बकलोली करवा लो इस व्यक्ति से। और बाहर दुनिया में तुम ये बता रहे हो कि हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करो क्योंकि हमारे ऊपर संविधान है, वो संविधान जिसमें दल बदल कानून लिखा हुआ है, लेकिन दिन दहाड़े चड्डा जैसे गद्दार दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, संविधान कुछ नहीं कर पाता है, मूक दर्शक बन के खड़ा हुआ है। उस संविधान की दुहाई दे रहे हो, उस संविधान के आधार पर तुम अपना भरोसा जितवाना चाहते हो, इन खोखली बातों से तुम हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो। ये देश तुम्हारे बाप की बापौती नहीं है, हिसाब देना पड़ेगा तुमको। देश तुमको चलाने के लिए दिया है, बेइज्जती कराने के लिए नहीं। और जब काउंटर में प्रश्न ये पूछा गया कि अधिकार जो हनन होते हैं जब नहीं प्राप्त होते अधिकार तो क्या करते हो, तो बोले हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में न्याय मिलता है इस देश में? जिस देश में जो न्याय देने वाला है उसके घर में जले हुए नोट मिल रहे हैं, यह संविधान उसको सजा नहीं दे पाया। इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने युवाओं को कॉकरोच कहता हो, लेकिन इस सिस्टम को दीमक ना कह पाए, गटर ना कह पाए। ऐसी न्याय व्यवस्था से हमें न्याय की उम्मीद है, उस न्याय व्यवस्था को तुम हवाला विदेशों में दे रहे हो। और ये सड़ी हुई न्याय व्यवस्था जिसका कोर्ट आधी रात को आतंकवादियों के लिए खुल जाता हो, ये सड़ी हुई न्याय व्यवस्था जो सड़क के आवारा कुत्तों को न्याय दिलाने का अपने पास टाइम निकाल लेती हो, लेकिन भारत के युवाओं को न्याय दिलाने का टाइम नहीं हो जिसके पास। इस न्याय व्यवस्था जो पट्टी बांधकर बैठी हुई, नहीं दिख रहा है कि बिहार की सड़कों पर बच्चे लाठियां खा रहे हैं। यह न्याय व्यवस्था जो नहीं देख पा रही है कि बच्चे जो भविष्य हैं इस देश का, उनका पेपर हर साल लीक हो रहा है, अपराधियों को सजा नहीं दे पा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। वो न्याय व्यवस्था जो बलात्कारियों को नहीं पहचान पा रही है, वो न्याय व्यवस्था जो हत्यारों को सीएम बनते हुए देख रही है, इस न्याय व्यवस्था का हवाला दे रहे हो तुम। अरे वो न्याय व्यवस्था जो मध्य प्रदेश के बच्चों को न्याय नहीं दिला पाई। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, पिछले 10 साल से 87-13 आरक्षण का अभिशाप झेल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निर्णय नहीं सुना पाई। निर्णय किसका सुना पाए हैं? मंदिर मस्जिद खोज लिया गया है। बच्चों के भविष्य की चिंता है किसको इस देश में? क्योंकि जो नीति निर्माता हैं, जो न्याय देने वाले हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, वो विदेश में अय्यासियां काट रहे हैं। लेकिन ये नीति निर्माता विदेश में जाते हैं तो गालियां पड़ती हैं, मुस्कुरा के चले आते हैं, बेइज्जती हमें फील होती है। अब हमें इसलिए फील हो रही है क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं, हम किसी पार्टी के चाटुकार नहीं है। जो चाटुकार हैं वो जाके कवर करेंगे कि कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो जवाब देते, फलाना था ढिकाना था। अबे इस चाटुकारता से ऊपर उठ जाओ, 5 साल बाद जब देखोगे कच्छों में इतने बड़े छेद मिलेंगे, चड्डा भी नहीं चेंज हो पाएगा। चड्डों की कीमत वैसे ही जीरो हो चुकी है इस देश में। अभी लाइन लगा के खड़े हुए हो, शिक्षा के लिए लाइन लगा रहे हो, स्वास्थ्य के लिए लाइन लगा रहे हो, जरूरी आवश्यकताओं के लिए लाइन लगा रहे हो, मिल रहा है मंदिर और मस्जिद, और वो भी इसके सगे नहीं है ये लोग। चुनाव में फिर गाय का मांस खा लो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे मिल लो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आके गुड़ गोबर ही करेंगे ये लोग। इसीलिए मुद्दा ये है कि शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, रोज रोज लाइन नहीं लगा पा रहे हैं। 12 साल में 6 बार तो इस देश को हम ही लोग बचा चुके हैं। जब भी देश में संकट आता है ये व्यक्ति हमारे ऊपर डाल देता है देशभक्ति का चोला पहनाकर। अरे हम देशभक्त हैं, हमने प्रूव कर दिया, तुम भी तो प्रूव करो दादा। हर बार हमारी बिजली क्यों कटती है? तुम्हारे दोस्त जो अमीर है उनकी बत्ती गुल करके देखो। डीजल पेट्रोल का संकट है, तुम्हारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं क्यों बाहर भेज रहे हैं डीजल पेट्रोल, बचाओ उसको। पर ये बात करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि इस देश में 3 प्रकार के लोग हो चुके हैं। पहला मीडिया का पक्षकार, दूसरा अंधभक्त, और तीसरा इस देश के नागरिक। नागरिक जो हैं वो देशभक्त बचे हैं, बेचारे हर बार झेलते हैं, तो इस बार फिर झेलेंगे। उन्हें खाने के लाले पड़ रहे हैं, देश की इज्जत बेइज्जती कौन देखे। तो अखबार में आ ही जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, हम विश्वगुरु हैं, हम डंका बज रहा है। ये डंका बज रहा है कि एक बच्ची के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। धिक्कार है यार। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें।